पाकिस्तान की करेंसी और कितनी नीचे जा सकती है? अगर आपको ये लगता है कि हालात इस वक्त बुरे हैं तो शायद आपने बुरे हालात की कहानियां नहीं सुनी। जब भी पाकिस्तान की गिरती हुई करेंसी या बिगड़ती हुई इकोनॉमिक सूरत हाल देखता हूं तो मुझे एक मुल्क की कहानी अक्सर याद आती है। किसी जमाने में इस मुल्क की करेंसी बिल्कुल जीरो पर पहुंच चुकी थी और आज वो मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी में से एक जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं जर्मनी की। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्या हुआ जिससे जर्मनी की इकोनॉमी रिकवर हुई, पहले कितनी बुरी उनकी इकोनॉमी हो चुकी थी, वो मैं आपको पहले बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं 1948 की, जब दूसरी जंग अजीम में जर्मनी को बुरी तौर पर शिकस्त हुई थी। और आने वाले महीनों और सालों में जर्मनी की इकोनॉमी कितनी बुरी थी पहले मैं वो बताता हूं आपको। वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, जर्मनी में जितने घर थे वो तकरीबन 20% उसमें से घर जो है वो वॉर की वजह से तबाह हो चुके थे। इंडस्ट्रियल आउटपुट, जंग शुरू होने से पहले उस मुल्क का जितनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री मौजूद थी, पूरे साल में जितना भी आउटपुट, जितनी चीजें वो बनाती थी, जंग की वजह से वो आउटपुट ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा यानी 1/3 जो है वो थर्ड कम हो चुका था। एग्रीकल्चर आउटपुट उस मुल्क का, जितनी भी ज़रूरी उनकी जो इकोनॉमी थी, जितनी चीज़ें वो उगाते थे, फल सब्जियां वगैरह, वो ऑलमोस्ट हाफ पे पहुंच चुका था। यानी जंग से पहले जितना वो प्रोड्यूस करते थे उससे भी आधे पे पहुंच चुका था। और फूड की किल्लत, खाने की उस मुल्क में इतनी किल्लत थी कि हुकूमत की तरफ से खाना राशन किया जाता था। मीनिंग ये कि लोगों को एक हद से ज़्यादा खाना भी खाने की इजाज़त नहीं थी। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक पर पर्सन जो है 1000 कैलोरी तक का खाना उनको राशनिंग जो थी वो अलाउड थी। कीमतें आसमान पे थी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस मुल्क की करेंसी लिटरली जीरो पर पहुंच चुकी थी, रद्दी बन गई थी। लोग बक्से भर भर के चीज़ें खरीदने जाते थे और एक पॉइंट पर तो वो बार्टर सिस्टम पर आ गए थे। मीनिंग ये कि अपनी करेंसी भी यूज़ नहीं करते थे, यानी घर में जो कीमती चीज़ें पड़ी हुई थी उनको एक्सचेंज करके चीज़ें खरीदते थे। उस मुल्क की करेंसी जो है वो नॉर्मली अक्सर लोग सिगरेट्स के पैकेट यूज़ करते थे, यानी एक दूसरे के साथ सिगरेट्स एक्सचेंज करते थे चीज़ों को खरीदने के लिए या खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए। और क्योंकि हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल पर सख्त किस्म का कंट्रोल था, मीनिंग ये कि बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था कि प्राइसें बढ़ने ना पाएं, जो कि कोई भी हुकूमत करती है। और उस प्राइस कंट्रोल की वजह से चीज़ों की मार्केट में प्राइसें तो कम नहीं हुई, लेकिन चीज़ें शॉर्टेज मार्केट में शॉर्ट होने लगी, क्योंकि दुकानदार या बिजनेसेस जो थे वो चीज़ों को बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं था। और जो प्रोड्यूसर्स थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स थे, वो चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते थे, अगेन बिकॉज करेंसी की वैल्यू गिर रही थी और प्राइसेस ऊपर नहीं बढ़ सकती क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं था, वो क्यों बेचेंगे। तो इसलिए फूड की शॉर्टेज होने लगी, लोगों के पास खाने को चीज़ें नहीं थी और खाना ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स लोगों को स्पेंड करने पड़े थे अपने दिन के, ताकि कहीं से खाना मिलता था, कहीं से नहीं मिलता था, वगैरह वगैरह। ओवरऑल जो कंट्री की हालत थी, ये समझ लें कि पूरा मुल्क एक डिप्रेशन का शिकार था और कहीं से ये नहीं लगता था कि इस मुल्क की कोई रिकवरी होने का चांसेस है। और प्राइस कंट्रोल के साथ साथ उस मुल्क में टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ा दिया गया था लोगों पर। ऑब्वियसली हुकूमत को बहुत सारे पैसे चाहिए अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, तो जितनी भी इवन मिडिल क्लास में लोगों की जो तनख्वाहें थी उन पर अच्छा खासा टैक्स लगा हुआ था। और ये सारे जो मेजर्स हैं वो जो हारने वाली हुकूमत, हिटलर की नाजी हुकूमत नहीं, उसके बाद जो एलाइड फोर्सेस थी, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की जो फोर्सेस थी जिन्होंने जंग जीती थी और अब वो काबिज थे जर्मनी पे, उन्होंने भी वही पॉलिसियां इख्तियार की जो उससे पहली हुकूमत ने इख्तियार की हुई थी, हिटलर की हुकूमत ने। वो उनको भी ये लगता था कि शायद ये सख्त किस्म का कंट्रोल अगर हम रखेंगे तो उससे मुल्क की बेहतरी होगी और प्राइसेस को कंट्रोल में रहेगा, जिसका काउंटर इफेक्ट हुआ ऑब्वियसली, जो कि कहीं भी किसी भी मुल्क में हो सकता है अगर इतना सख्त कंट्रोल हो। तो फिर हुआ क्या? जर्मनी की अगले 10 सालों में, 10 से 20 सालों में इकोनॉमिक रिकवरी इतनी तेज़ी से हुई कि इकोनॉमिस्ट इसे एक मिरेकल का नाम देते हैं, एक मौजज़े का नाम देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट टू मेक इट सिंपल, एक बहुत बड़ा वाक़या जर्मन इकोनॉमी में हुआ था जिसे आज भी इकोनॉमिस्ट दोहराते हैं और इसे जर्मनी की रिकवरी से रिलेट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। 20 जून 1948 को जर्मनी के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लडविग एयरहार्ड ने कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस की संडे के दिन। नाउ संडे के दिन उन्होंने ये पॉलिसीज़ इसलिए अनाउंस की क्योंकि उन्हें पता था कि जो पॉलिसीज़ वो अनाउंस करने जा रहे हैं वो उस वक्त की जो एलाइड फोर्सेस काबिज थी, जो वहाँ पे अमेरिका की, बरतानिया की, फ्रांस की, उनको वो पसंद नहीं आएंगी और वो उनकी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं और पब्लिक तक वो पॉलिसीज़ नहीं पहुँच पाएंगी, पब्लिक का रिएक्शन ठीक तरीके से नहीं आ पाएगा। इसलिए उन्होंने संडे को वो पॉलिसीज़ अनाउंस की। बुनियादी तौर पर उन्होंने क्या अनाउंस किया? सबसे पहले तो उन्होंने एक नई करेंसी अनाउंस की। उन्होंने कहा कि जो पुरानी करेंसी है राइश मार्क, वो अब ख़त्म कर दी जाए, लोगों का उसमें से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है और अब नई करेंसी हम लेके आते हैं डॉइचे मार्क। एक तो ये उन्होंने अनाउंस किया ताकि पब्लिक के अंदर एक नई करेंसी जब आती है तो एक नई उम्मीद जागती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जितने भी उस मुल्क में ऑलमोस्ट प्राइस कंट्रोल के या टैक्सेशन के बाकी जो कंट्रोल्स थे
कि आप फ़लानी चीज़ इस कीमत पे बेचेंगे या फ़लाने को ये तनख्वाह देंगे, जितने भी हुकूमती कंट्रोल से वो सबको ख़त्म कर दिए, यानी रेगुलेशंस ख़त्म कर दी। क्यों कर दी? उनका मानना ये था, वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये था कि जब इस मुल्क किसी भी मुल्क में से आप कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं और बिज़नेस कम्युनिटीज़ तक, जो दुकानदार हैं या चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं बेचते हैं, उन तक ये सिग्नल पहुंचना ज़रूरी है कि अब आप इस मुल्क में प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप जितना चाहें, आपको जो प्राइस सेट करनी है आप भले प्राइस सेट करें, जितना प्रॉफिट कमाना है, बस चीज़ों को मार्केट तक लाएं। जब ये इंसेंटिव किसी भी कम्युनिटी में, बिज़नेस कम्युनिटी में आता है, तो उन्हें एक नई मोटिवेशन मिलती है चीज़ें पैदा करने की, चीज़ें सेल करने की। आई नो ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को, और उस वक्त भी ये ख़तरा था कि अगर ये आज़ादी दे दी गई तो कीमतें तो आसमान पे पहुंच जाएंगी और कीमतें लोगों से अफोर्ड नहीं हो पाएंगी। वेल, ऑलरेडी कीमतें आसमान पर पहुंची हुई थी और इनफैक्ट ब्लैक मार्केट में लोग चीज़ें खरीदते बेचते थे, क्योंकि ऑफिशियल प्राइसेस पे तो बेच नहीं सकते थे। इस नई पॉलिसी, इस नई रिफॉर्म्स की वजह से जो वहाँ की बिजनेस या प्रोड्यूसर कम्युनिटी थी, उन्हें ये सिग्नल मिला ऑफ कोर्स कि अब आप वो जो भी चाहें, जिस कीमत पे चाहें चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव की वजह से। और जो लोगों का खौफ था कि वो अपनी मर्जी की प्राइस रखेंगे, वो भी शेप नहीं हुआ, बिकॉज जब एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जहाँ पर एक नहीं एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो कंपटीशन की वजह से वो महंगी कीमतों में चीज़ें बेच ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी बिजनेस कभी भी कोई ऐसी प्राइस सेट नहीं करेगा जिससे जो उसे पता हो कि कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता। जब कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जितनी भी हाई प्राइस रखेगा उसे खरीद ही नहीं सकता। बहरहाल, जर्मनी में इस पॉलिसी के अनाउंस करने के कुछ ही दिनों में, हफ्तों में नहीं, कुछ ही दिनों में, इकोनॉमिस्ट का कहना है, दुकानें या जितनी मार्केट्स हैं उनमें रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया आने लगी और लोगों ने इसकी ख़रीदारी शुरू की। और लोगों को पहले जो अपने एक दिन का बहुत बड़ा हिस्सा चीज़ें ढूंढने में लगता था, प्रोडक्टिविटी वाइज उनका टाइम ज़ाया होता था, अब उन्हें वो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें उनके पास आना शुरू हो गई हैं। चीज़ें शुरू में महंगी भी हो सकती थी या लोगों तक अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में चीज़ों की सप्लाई शुरू हुई, वैसे वैसे लोगों के पास ज़्यादा वक्त आया, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को ढूंढने में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे। और जब नई इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई इस प्रॉफिट मोटिव की वजह से, या नई इकोनॉमी चलना शुरू हुई, तो लोगों की जॉब्स भी क्रिएट होना शुरू हुई और लोग काम पे जाना शुरू हो गए। और इस न्यू रिफॉर्म्स की वजह से जर्मनी ने विदिन एक डेकेड, यानी 10 से 20 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी इस तरह रिकवर की जो कि उस वक्त किसी भी यूरोपियन कंट्री ने नहीं की थी। इस नए रिफॉर्म में एक और रिफॉर्म भी शामिल था, वो था टैक्स रिफॉर्म। इससे पहले जो एलाइड फोर्सेस की हुकूमत थी, या उससे पहले भी जो जर्मनी की हुकूमत थी, वो मिडिल क्लास से भी अच्छा खासा टैक्स वसूल करते थे। इस नई रिफॉर्म्स की वजह से मिडिल क्लास पे जो है वो तकरीबन सारे पर्सनल इनकम टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे। यानी जो टैक्स का रेट था, जो हायर टैक्स रेट था, वो सिर्फ अपर क्लास के लिए, जो बहुत ज़्यादा पैसे अमीर लोग हैं, उनके लिए रखा था। आइडिया ये था कि जब मिडिल क्लास पे से आप टैक्स ख़त्म कर देंगे तो उनके पास ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे जमा होंगे। जब एक्स्ट्रा पैसे जमा होते हैं उनके पास, तो उन्हें फिर वो खर्च भी करने होते हैं। वो अपने ही मुल्क में खर्च करते हैं, नई चीज़ें ख़रीदते हैं, या अपने घर बनाते हैं, या स्कूल में, या वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी वो पैसे इकॉनमी में री इन्वेस्ट करते हैं। और जब इकॉनमी में वो पैसा जाता है तो उस इकॉनमी से लोगों को, जो प्राइवेट सेक्टर में या बाकी लोग हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं वगैरह वगैरह। ये पैसा री इन्वेस्ट हुआ, और क्योंकि किसी भी मुल्क की तरह जर्मनी में भी मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी तादाद थी, तो ये एक नया जज्बा लोगों में आया इस पैसा इन्वेस्ट करने से, एक नई इकॉनमी से। और फिर इस तरह उसकी इकॉनमी इन मेजर जो कुछ चेंजेस हैं उसकी वजह से रिकवर होना शुरू हुई। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी वजह थी जर्मनी की, कि जब जर्मनी ये रिकवर हो रहा था, एट द सेम टाइम जर्मनी को सिक्योरिटी गारंटीज़ की भी ज़रूरत थी। कोई भी मुल्क जब कोई किसी जंग से बाहर आता है तो उसके साथ हमेशा ये ख़तरा होता है कि कहीं दोबारा जंग तो शुरू नहीं हो जाएगी या सिक्योरिटी के हालात नहीं हैं। तो इन नए रिफॉर्म्स को चलाने के लिए और ठीक तरीके से चलाने के लिए उस मुल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी किसी भी मुल्क के लिए। एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स जो कि एलाइड फोर्सेस थी, उनकी तरफ से गारंटी थी कि आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप पर कोई और अटैक नहीं करेगा, या आप किसी मुल्क से आपकी जंग होगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक ही एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो इंटरनल वहाँ का पुलिस सिस्टम है, या शहरियों को ये बावर कराने की ज़रूरत थी कि इस नए मुल्क में, इस रिफॉर्म में, आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये गारंटी हम देंगे कि आपके साथ कोई क्राइम नहीं करेगा, या जो एक गैंग वायलेंस टाइप की या कोई भी एक ऑर्गेनाइज किस्म का क्राइम होता है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है, ताकि शहरियों को ये उम्मीद जागती है कि नहीं, उनका पैसा जहाँ पे भी वो लेके जाएंगे, इस मुल्क के किसी भी शहर में इन्वेस्ट करेंगे या कहीं तनख्वाह करेंगे, तो वो पैसा उनका सेफ़ रहेगा और उन्हें एक जहनी सुकून रहेगा कि वो पैसा कहीं पर भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन इंटरनल रिफॉर्म्स के अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जर्मनी की रिकवरी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट अमेरिका का एक मार्शल प्लान भी था। अगर आप
लोगों को ऑलरेडी नहीं पता, तो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने एक बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान किया था वेस्टर्न यूरोप के लिए। तकरीबन उस ज़माने में $13 बिलियन के करीब कुछ वो था। वो ये था कि जो वॉर टॉर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न यूरोप में, तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज जो भी हैं, उन सबको अमेरिका ने एक बहुत बड़ी इमदाद दी थी, और उस इमदाद से बेसिकली उस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करना था। बहरहाल मार्शल प्लान की वजह से जर्मनी या किसी भी मुल्क की कोई एज सच इकोनॉमी को, बाद की जो स्टडीज़ आई हैं उसमें उतना फ़ायदा नहीं हो। उसकी वजह ये थी कि जर्मनी को सबसे बड़ा उसमें रकम नहीं मिली थी। सबसे बड़ा मार्शल प्लान का जो बेनिफिशरी था अमेरिका के मार्शल प्लान का, वो था यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। उसके अलावा और बहुत सारे छोटे बड़े ममालिक को, तुर्की को भी उसमें पैसे मिले थे। ये लेकिन इन तमाम ममालिक को पैसे मिलने के बावजूद इतनी तेज़ी से वहाँ पर रिकवरी नहीं हुई जितनी तेज़ी से जर्मनी में हुई। अगेन बिकॉज जर्मनी में जो इंटरनल रिफॉर्म्स किए गए, ये सारे रेगुलेशंस ख़त्म किए गए हुकूमत की तरफ से, उसने जितना जर्मनी को हेल्प किया उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया। बहरहाल ये तो थी जर्मनी की रिकवरी की एक मुख्तसर सी कहानी। अगर आप चाहें तो इस पर डिटेल्ड एनालिसिस या अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। जर्मन इकनॉमिक मिरेकल या जर्मन इकनॉमिक रिकवरी के बारे में बहुत सारा मटीरियल ऑनलाइन, उस पर किताबें भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। बट क्या ऐसा किसी और मुल्क के साथ आज के दौर में हो सकता है? क्या पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है, या ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान में भी लाए जा सकते हैं? क्यों नहीं? इस पर आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।